महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था। इंडिया बुरी तरह से परास्त हो रही थी। मेरा मन बिल्कुल मैच देखने को नहीं था, मगर किशोरी भाई साहब मैच में डूबे हुए थे। मैंने उससे कहा, अरे दूर, ये भी क्या मैच है, इंडिया हार जाएगी, फालतू में समय व्यस्त कर रहा हो। इससे अच्छा चलो तारानाथ के घर चलते हैं, कोई अच्छी सी कहानी सुनाएंगे, उसमें ज़्यादा मज़ा है। अरे रुको तो तुम, मैच देखने दो, देखना अभी पासा पलटेगा, इंडिया जीतेगी। मैं परेशान हो गया। किशोरी में बस यही एक बुराई है, कोई एक बात पकड़ ले तो भाई साहब हिलेंगे नहीं। अचानक पकौड़ों के पेपर पर मेरी नज़र पड़ी और देखकर मैं चौंक उठा। उसमें एक विज्ञापन छपा था। मेरे घर में अलौकिक उत्पाद से जो मुझे मुक्ति दिलाएगा उसको मैं पारिश्रमिक के रूप में बहुत सा पैसा और अपना बगान वाला मकान दूंगा, संपर्क करें। पढ़कर मैं जैसे आश्चर्यचकित हो गया। किशोरी को बोला, अरे मैच छोड़ो, तुम इसे देखो। कागज लेकर किशोरी जैसे उछल कर खड़ा हो गया। अरे क्या हुआ? अरे बैठे क्या हो, चलो। कहाँ? और कहाँ? तारानाथ जी के घर। पहली बार तो कोई एडवेंचर उनके साथ करने का मौका मिलेगा, और क्या। तुम सही कह रहे हो, और क्या, चलो चलकर उनको मनाते हैं, साथ में चलेंगे, प्रत्यक्ष में कुछ देखेंगे। अभी तक तो बस उनकी कहानियां सुनते आए हैं। अच्छा मगर एक मिनट, जरा देख लूं अखबार कब का है। अखबार खोलकर देखा तो करीब 8 नवंबर का था। मतलब 2 दिन पहले का। बिल्कुल, चलो चलो चलो। दोनों तैयार होकर तारानाथ के घर की ओर चल पड़े। तारानाथ के घर के पास पहुंचकर पहले कचौड़ी वाले की दुकान पर गए। यहाँ पर हमें पुराने पेपर मिल सकते थे। उससे 8 तारीख का पेपर मांगा। कचौड़ी वाले के यहाँ पेपरों का सम्मान जिस दिन वो आता उसी दिन होता है। लोग यहाँ बैठकर पेपर पढ़ते। उसके बाद रद्दी की टोकरी में और फिर वहाँ से कचौड़ियाँ लपेटने में चली जाती। हमारे कहने पर उसने पुराना पेपरों का ढेर खोल दिया। वैसे ज़्यादा पुराना होने की वजह से पेपर खोजने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। एक बार पूरे पेपर को अच्छे से देखा। विज्ञापन सही है। तारानाथ के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक अनजाने व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। तारानाथ हैं? आप लोग जरा धीरे बोलिए, तारानाथ पूजा में बैठे हैं। अचानक अंदर से आवाज़ आई, अरे शंकर, उन्हें आने दो, वो मेरे मित्र है। इसके बाद तारानाथ उस व्यक्ति से बोले, अच्छा माधव कृष्ण से कहना इसे दुकान के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में लगा देगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो व्यक्ति चला गया। कौन था ये तारानाथ? अरे पूछो मत, एक पहचान का व्यापारी है, कहता है उसका व्यापार नहीं चल रहा, इसलिए नील गणेश की प्रतिमा अभिमंत्रित करके उसे दी है। देखो अब काम हो जाना चाहिए। किशोरी ने पेपर तारानाथ की तरफ बढ़ा दिया। मगर इसे दिखाकर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो पहली बात तो यहाँ तक जाने का मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है। अभी वो 200 रुपये दे के गया है और उस 200 रुपये से यहाँ तक की टिकट नहीं होगी। दूसरी बात, मैं तंत्र मंत्र की बहुत सी बातें भूल चुका हूँ। पहले वाला तारानाथ अब नहीं रहा। ऊपर से उम्र भी तो 65 साल की हो गई है। इतनी उम्र में मेहनत थोड़ी होती है। जो कर लिया जीवन में कर लिया, अब प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर पाऊंगा। तारानाथ, पैसे की चिंता आप मत करिए, हम हैं ना, हम टिकट करेंगे। और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एक बार जाकर मिलकर तो आते हैं। अभी तक सारा कुछ आपकी कहानियों में सुना है,
एक बार प्रत्यक्ष किसी भूथा मकान को देखकर आते हैं, क्या कहते हैं? कि तुम लोग गलत नहीं रहे हो। सच में बहुत समय हो गया घर से बाहर नहीं निकला। अब तुम्हारी चाची और चारी भी इस वक्त अपने अपने मायके और ससुराल में है, घर खाली है, क्या जा सकता है। अच्छा, तो हम लोग अभी टिकट बुक करते हैं, कहकर हमने IRCTC से टिकट पता की। 3 दिन बाद की रिजर्वेशन मिल गई। तय हुआ 3 दिन बाद हम सब स्टेशन पर मिलेंगे। 2 दिन में सब साजो सामान जमा लिया। किशोरी से मेरी बात हो गई थी कि वो तारानाथ को लेकर सीधा स्टेशन आ जाएगा और मैं अपने घर से स्टेशन पहुंच जाऊंगा। मैं भी तैयार होकर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचकर देखा तारानाथ और किशोरी पहले से वहां उपस्थित थे। तारानाथ बोले, अरे तुम लोग जो इतना सारा सामान लेकर जा रहे हो, अगर वहां जाकर वैसा कुछ ही नहीं हुआ और तुरंत लौट आना पड़ा, अरे तो क्या हुआ, थोड़ी सी आउटिंग तो करने जा रहे हैं, मज़ा आएगा। ट्रेन आई, हम ट्रेन पर चढ़कर बैठ गए। ट्रेन में तारानाथ और किशोरी एक बर्थ पर बैठे थे। मेरे पास एक वृद्ध व्यक्ति थे। ट्रेन धड़ाधड़ दौड़ती चली जा रही थी। मैंने एक बार फिर से पेपर की कटिंग निकालकर एड्रेस याद रखने की कोशिश की। हालांकि मुझे याद था। 2-3 स्टेशनों बाद हम लोग कुछ नाश्ता लेने के लिए उतरे। जब चढ़े तो देखा मेरे पास वाली बर्थ पर बैठे व्यक्ति से तारानाथ काफ़ी घुल मिल गए थे। हमें देखते ही बोले, अरे आओ आओ, ये माधव कृष्ण है, हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये उनके भतीजे ही हैं। हम लोगों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को नमस्कार किया। फिर वो व्यक्ति बोल पड़ा, असली में चाचा जी से मेरा संबंध काफ़ी दिनों से टूट गया है। इस बीच ट्रेन भी चल पड़ी। मेरे पिताजी और चाचा जी 2 ही संतान थे मेरे दादा के। स्वभावतः मेरे पिताजी बहुत खर्चीले और नशा करने वाले थे। अतः अपना सारा हिस्सा चाचा जी को बेचकर वो शहर आ गए, नौकरी करने लगे और नशे में सब कुछ लुटाने लगे। चाचा जी और पिताजी में कभी जमी नहीं। पिताजी कभी वापस पुश्तैनी घर भी नहीं गए। मैं हालांकि आता जाता रहता था, पर लंबे समय से मेरा भी वहाँ जाना नहीं हो पाया है काम के सिलसिले में। बहुत पहले एक बार चाचा जी आए थे पिताजी को डांटने समझाने, मगर दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो गई। तब से चाचा जी ने हमारे घर का चेहरा भी नहीं देखा है। हालांकि जहाँ आप लोग जा रहे हैं वहाँ पर मेरा भी एक पुराना मकान है, पर लंबे समय से उसकी देखभाल न होने से खंडहर जैसा हो गया होगा। अच्छा, आप लोग जब वहीं जा रहे हैं तो मेरे साथ ही चलिएगा। मुझे लेने के लिए कार आ रही है, आप लोग उसी में बैठ जाइएगा। इसके बाद तारानाथ कुछ समय के लिए आंखें मूंद लिए। मुझे नींद नहीं आई। मन में उत्तेजना थी। जो कुछ होने जा रहा था ये हमारे लिए एक नया अनुभव था, इसलिए आंखें मूंदे रहने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। कौन कौन सा स्टेशन आया पता नहीं। अंततः हमारा गंतव्य स्टेशन आया। हम सभी उतर गए। अभी रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने देखा ट्रेन से उतरने वाले सभी यात्रियों में एक अजीब सी हलचल और भगदड़ सी थी। अतः माधव कृष्ण जी से पूछा, ये लोग इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं? असली में इस अंचल में ना गाड़ी घोड़े की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है और रात भी हो रही है। अतः जो भी वाहन मिलेगा उसे जल्द से जल्द चढ़कर अपने घर तक पहुंचने की ही जल्दबाजी है। हम लोग आश्वस्त हुए। इस बात का तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसा भी होता है। ऐसे में न जाने कौन सा वाहन मिलता और कैसे अपने गंतव्य तक पहुँचते। वो तो भला हो माधव कृष्ण जी का जो हमें मिल गए थे। जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो एक बड़ी सी एम्बेसडर कार खड़ी थी। आज के ज़माने में भी एम्बेसडर कार, इससे बड़ी लग्जरी क्या हो सकती है। एक ज़माना था जब लग्जरी का नाम
एम्बेसडर कार होती थी। आज की कारों में वो बात कहाँ। उसकी सीट, उसका आराम, सच में क्या ज़माना था वो। हम सब कार में चढ़कर बैठ गए। अचानक तारानाथ बोल पड़े, अरे छोकरों, तुम मुझे वहाँ ले तो जा रहे हो, पर मैं कुछ कर सकूँगा कि नहीं पता नहीं। अरे तारानाथ, आपसे सब कुछ होगा, आप कुछ कर न सके ऐसा हो सकता है क्या? और फिर देखिए नियति का खेल, माधव कृष्ण जी भी तो मिल गए हैं। ओहो, चलो ठीक है। कार चल पड़ी। चलते चलते तारानाथ बोले, अच्छा माधव कृष्ण, पहले मुझे तुम्हारे घर लेकर चलो, फिर वहाँ जाएंगे। अब ठीक है। कार एक जगह जाकर रुकी। सामने एक खंडहर जैसा घर था। यही मेरा घर है, देखिए ना, सालों से आना नहीं हुआ है, आज खंडहर जैसा हो गया है। तारानाथ कार से उतरकर कुछ निरीक्षण करने लगे, फिर बोले, अच्छा अब तुम्हारे चाचा के यहाँ चलते हैं। वैसे उनका नाम क्या है? जी हालदार बनर्जी। कार सरपट दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद हम एक भव्य घर के सामने उतरे। घर सच में भव्य था। माधव कृष्ण बोल पड़े, ये है हमारे पुश्तैनी घर। एक समय ये इतना बड़ा नहीं था। दादाजी ने अपनी हैसियत के हिसाब से इसे बड़ा कराया, पर आज। अचानक तारानाथ कार से उतर पड़े और घर की छत की तरफ देखने लगे। हम दोनों भी आश्चर्यचकित होकर उतरे। क्या हुआ तारानाथ? उन्होंने चुप होने का इशारा किया। छत की तरफ देखो। हम लोगों ने छत की तरफ देखा और सच में आश्चर्यचकित हो उठे। छत के अंधेरे कोने से एक परछाई दौड़ती हुई जैसे दूसरे कोने में विलीन हो गई। देखा, यही है आपके चाचा के घर का वो अलौकिक उत्पात। वो माधव कृष्ण से बोल पड़े। माधव कृष्ण के चेहरे पर तो जैसे हवाइयां उड़ रही थी। आपने आते ही पकड़ लिया। आप जरूर ये काम कर पाएंगे। अब मेरे चाचा पर विपत्ति नहीं रहेगी। वो हाथ जोड़े हुए बोल रहे थे। अचानक तारानाथ बोले, चलिए घर के अंदर चलते हैं। तभी घर के अंदर से टॉर्च हाथ में लिए एक व्यक्ति उतर रहा था। कौन है? किशोरी वैसे भी थोड़ा सा हिम्मती और विनोदी प्रकृति का व्यक्ति है। वो एकदम टार्च की रोशनी के सामने अपना चेहरा ले गया और बोला, हम लोग हैं, वो आप लोगों का पेपर में विज्ञापन देखकर आए हैं। ओह, अरे तो आइए। तभी घर की रोशनी जल उठी। एक वृद्ध हाथों में लाठी टेकता हुआ बाहर निकल आया। कौन है रे मोलू? कौन आया है? मालिक, ये वो पेपर का विज्ञापन पढ़कर आए हैं। अच्छा। और तभी माधव कृष्ण को देखकर वो बोला, मालिक, बड़े बाबू के बेटे भी आए हैं इनके साथ। हाँ, माधव आया है? अरे माधव बेटा, कैसे हो? मेल मिलाप प्रणाम का पर्व चल ही रहा था कि अचानक तारानाथ बोल पड़े, इस वक्त घर में 4 लोग हैं। हालदार बाबू, नौकर मोलू, उनकी पत्नी और वो अदृश्य शक्ति। हम सभी को वो घर के अंदर ले गए। आइए। बरामदे में बड़े बड़े सोफे थे। हम सभी उसमें बैठ गए। घर के मालिक वैसे ही चहलकदमी कर रहे थे। बोले, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों को इस विषय में अवगत करा दूँ। असली में यह घटना ज़्यादा समय की नहीं है, यही कोई 2-2.5 महीने पहले की। हमारे घर के ऊपर वाले हिस्से में पूजा का कमरा है। घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरा नौकर ही रहते हैं। सुनकर हम आश्चर्यचकित थे। अब तो एक दिन संध्या बाती देने के बाद मेरी पत्नी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उस दिन पहली बार उसने उस आकृति को देखा।
छत के कोने में एक महिला की काली सी आकृति खड़ी थी। वो तो घबराकर नीचे आई। उस समय मैं नीचे बैठकर हिसाब किताब कर रहा था। मुझे दौड़कर बोली, अरे सुनते हो, देखो तो छत पर कौन है। मैंने उसकी बातों को मजाक में ही लिया। कहा, आंखें कमजोर हो गई है, अंधेरे में पेड़ की परछाई को ऐसा समझ लिया होगा। मगर उसने जोर करके मुझे ऊपर भेजा। ऊपर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था, पर मेरे भी दिमाग की बत्ती उस दिन जल गई। इस घटना के 2-3 दिन बाद मेरी पत्नी की तबीयत जरा ठीक नहीं थी। रात को वो खाना नहीं खाने वाली थी। मैं और मोलू खाना निकाल रहे थे। मोलू मेरा ये थाल सजाकर मुझे दिया, फिर अपनी थाल सजा ही रहा था कि बरामदे के बाहर वाले हिस्से में मुझे ऐसा लगा जैसे एक महिला की आकृति खड़ी है। मैं चौंक उठा। मैंने दौड़कर वहां जाकर देखना चाहा, मगर ऐसा लगा मुझे देखते ही कोई दौड़कर अंधेरे में गायब हो गया। मोलू भी घबरा उठा था। क्या हुआ मालिक? मगर मैंने उसे डराना नहीं चाहा, इसलिए कहा, ऐसे ही बिल्ली दिखी थी। अपनी पत्नी से भी मैंने इस विषय में नहीं कहा। मगर इसके बाद वो आकृति घर में कई जगह दिखने लगी। आपने कोई उपाय नहीं कराया? करवाया, बहुत से ओझा गुनिया बुलाए, मगर कोई भी कुछ नहीं कर पाया। हालांकि परेशानी कुछ भी नहीं थी, पर मन का डर एक घटना से बढ़ गया। कैसी घटना? एक दिन मैं बाहर आंगन में बैठकर धूप ताप रहा था। अचानक एक बुढ़िया भिखारन आई। मैंने मोलू से कहा उसे दान दे दे। दान देने के बाद भी वो खड़ी रही। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ माई, और दान चाहिए? नहीं बेटा, मगर तेरे घर में सुख शांति नहीं रहेगी। लक्ष्मी का प्रवेश हो गया है तेरे घर में। नष्ट हो जाएगा तू। क्या बकवास कर रही है? एक भिखारन इस तरह की बातें करे, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने मोलू से कहा, जाओ उसे बाहर छोड़ाओ। मोलू उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। बाहर जाते हुए भी वो कुछ बड़बड़ाती रही। मोलू से जब मैंने पूछा तो उसने कहा, मालिक, वो कह रही थी आपकी प्राण की रक्षा नहीं होगी। बस यही बात मेरे दिमाग में बस गई। फिर एक और उत्पात शुरू हो गया। रात को घर के आसपास से किसी महिला के गाने की आवाज आती है। सुख में नहीं, जैसे अत्यंत दुख में गा रही हो। और ये आवाज इतनी करुणामय और भयंकर होती है कि हमारी जैसे रातों की नींद उड़ती जा रही है। और मैंने पेपर में विज्ञापन दिया, इस आशा से कि कोई समर्थ व्यक्ति आकर कुछ करेगा। अच्छा, मैं एक साधारण ज्योतिषी सा हूं, पर पता नहीं क्यों मन ने कहा आपकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, आपके घर में कोई स्टोर रूम सा है क्या? हाँ, असली में उसमें हम पुराने सामान रखते हैं। अभी साफ सफाई करवाऊंगा, कल सवेरे आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा। सही बात है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, आज की रात जरा विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद कल सवेरे से मुझे खोजबीन शुरू करनी होगी कि आखिर उत्पात का कारण क्या है। हाँ। इसके बाद मोलू हमें पहली मंजिल पर एक कमरे में ले गया। वहाँ पर बैठकर हमने तारानाथ से पूछा, अच्छा तारानाथ, आपको कुछ समझ में आ रहा है ये सब क्या है? हवलदार से कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से लक्ष्मी का उसके घर में प्रवेश हो गया। अगर जल्द से जल्द कोई उपाय न किया गया तो उसका पूरा परिवार, धन वगैरह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी तारानाथ ये कह ही रहे थे कि अचानक किसी के
किसी के गाने की दुख भरी आवाज गूंज उठी। तारानाथ उठकर खड़े हो गए। अचानक हम लोग नीचे की तरफ चले आए। देखा तो हालदार और उसकी पत्नी और नौकर भी वहीं पर थे। देख रहे हैं, यही आवाज। अचानक माधव कृष्ण भी नीचे उतर आए। तारानाथ बोले, मुझे तुरंत आपके स्टोर रूम में लेकर चलिए। अच्छा, चाबी लेकर आता हूं। चाबी लेकर हम सभी स्टोर रूम की तरफ चल पड़े। तारानाथ ने दरवाजा खोलते ही बोला, आप लोग सब बाहर ही रुकिए, मैं अंदर जा रहा हूं। तारानाथ स्टोर रूम के अंदर चले गए और करीब 3 सेकंड के अंदर ही वापस आ गए। जल्दी से दरवाजा बंद कर दीजिए। दरवाजा तुरंत बंद कर दिया गया। ताला लगने के बाद तारानाथ ने अपने हाथों से एक धागा निकाला और ताले में लगा दिया। अब कल सवेरे काम शुरू करना है और जल्द से जल्द कुछ करना होगा। फिर हम सब एक बार फिर से सोने चले गए। कमरे में पहुंचकर हमने तारानाथ से पूछा, तारानाथ, आपने क्या देखा वहां? अच्छा हुआ जो तुम लोग मेरे साथ अंदर नहीं आए। देखो, गुरु के दिए हुए वरदान से मुझे हप शक्ति के होने का आभास पहले से हो जाता है, मगर कुछ हप शक्तियां ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप में मनुष्य के सामने आ जाती हैं। ये बहुत शक्तिशाली अपशक्ति होती है और इस वक्त भी इस घर में एक ऐसी ही शक्ति विद्यमान है। मैं जब स्टोर रूम में गया तो उसके कोने में एक महिला बैठी हुई थी। मुझे देखकर ना तो वो डरी नहीं गायब हुई। उसकी आंखों में भयंकर हिंसा की आग थी। मुझे लगता है मैं शायद इन्हें बचा नहीं पाऊंगा। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक जोर जोर से ठकठकाने की आवाज आने लगी। देखो, उत्पात शुरू हो चुका है। हम सब दौड़कर नीचे आए। एक बार फिर सब स्टोर रूम के दरवाजे के सामने इकट्ठा थे। दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर से ठक-ठक की आवाज आ रही थी। तारानाथ दरवाजे के पास पहुंचे और चीख पड़े, कौन है? कोई जवाब न था। अभी तो फिर से ठकठकाने की आवाज आई। तारानाथ फिर से चीखे, कौन है बता? मैंने तुझे बंधन में बांध दिया है। यहां से निकल पाना तेरे लिए किसी भी हद में संभव नहीं है। फिर न तो जवाब आया, न ही खटखटाहट आई। अचानक तारानाथ ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? जवाब दे। मैं पिंगला हूं। इस दुष्ट हालदार को मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। पूरा वंश खत्म कर दूंगी इसका। तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। अंदर से आती हुई आवाज इतनी भयंकर और सर्द थी कि माधव कृष्ण तो अपना होशो हवास ही खो बैठते अगर मैं उन्हें नहीं पकड़ लेता। अचानक तारानाथ पूछे, हलदार बाबू, आपको शिकार का शौक है? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या क्या शिकार किया आपने? यही हिरन, पक्षी। कौन कौन से पक्षी? नौकर बोल पड़ा। यही कबूतर, बतख, उल्लू। ओ, उल्लुओं को भी मारने का आपको शौक है? हाँ, कभी कभी रात को शिकार में जाओ तो मिल जाते हैं। अच्छा, बीते कुछ समय मतलब 2-3 महीने में आपने शिकार किया था? हाँ, वही तो 2 महीने पहले आखिरी बार गए थे। कहाँ? यही पास के जंगलों में। वहाँ एक बहुत बड़ा काला सा उल्लू दिखाई दिया था।
उसे ही मारा था। उसकी लाश कहाँ है? वहीं जंगल में ही फेंक आए थे। देखिए हवलदार, जो मैं समझ रहा हूं, आपके घर में हो रहे उत्पात का कारण वो उल्लू ही है। आपने आपने सुना नहीं है? उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन होता है, उसे मारा नहीं जाता है। पर वो तो सफेद उल्लू होता है, नौकर बोल पड़ा। आप लोगों को हिंदू संस्कृति संस्कारों का ज्ञान तो अवश्य होगा, और आप जानते होंगे लक्ष्मी के दो रूप हैं, एक माँ लक्ष्मी और एक अलक्ष्मी। लक्ष्मी जहाँ मनुष्य के उत्थान और समृद्धि के लिए जिम्मेदार है, वहीं अलक्ष्मी का अगर प्रकोप घर पर लग जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। काला उल्लू अलक्ष्मी का वाहन है, और अलक्ष्मी का ही एक शक्तिशाली तांत्रिक स्वरूप है पिंगला। और ऐसी ही एक पिंगला देवी के वाहन को तुमने मार दिया है। उसके साथ देवी का घनिष्ठ संबंध और प्रेम था, और अब वही तुम्हारे घर पर लगी हुई है। अगर इस सबसे मुक्ति चाहते हो तो हमें कल सुबह ही उस जंगल में जाना होगा। अच्छा, उल्लू को मारकर तुमने कहाँ फेंका था? कोई निशानी याद है? हाँ, एक बड़ा सा बट का पेड़ था जिसके तने में इंसानी आंख जैसी आकृति थी। हमें उसे ढूंढना होगा। मैं ढूंढ दूंगा, मैं भी तो बाबू के साथ जाता हूं, मैंने उस पेड़ को याद रखा है, नौकर बोल पड़ा। तो ठीक है, कल सवेरे, जितने सवेरे हो सके गाड़ी का इंतज़ाम करिए। अगली सुबह गाड़ी का इंतज़ाम हो गया। एक गाड़ी में तारानाथ, हवलदार और उनका नौकर बैठे, और एक गाड़ी में मैं, माधव कृष्ण और किशोरी। गाड़ी सरपट जंगल में दौड़ती जा रही थी। गाड़ी में बैठने से पहले तारानाथ हमसे बोले, तुम लोग डरोगे तो नहीं? सोच लो साथ में जाना है या नहीं, क्योंकि दिन के समय ही तुम्हें कुछ ऐसी घटनाएं दिखेंगी जो तुम्हें डराने के लिए काफ़ी हैं। हमने कहा, तारानाथ, आपके साथ रहते रहते डर पर विजय हमने पा ली है। हमें पूरा विश्वास है अगर आप साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। गाड़ी जंगल में सरपट दौड़ी चली जा रही थी। अचानक माधव कृष्ण मुझसे बोले, अच्छा एक बात बताइएगा, तारानाथ क्या बहुत पहुंचे हुए इंसान है? आज तक जो कोई नहीं कर पाया, अचानक उन्होंने सारी कारण निकाल ली और उपाय भी खोज लिया। माधव कृष्ण जी, कभी आइएगा तारानाथ के घर, आपको पता चल जाएगा तारानाथ असल में है कौन। अचानक गाड़ियां रुक गई, सभी गाड़ियों से उतर गए। नौकर दौड़ता हुआ एक बट के पेड़ की तरफ गया। बाबू, यही है वो पेड़। तारानाथ वहां पहुंचे, आसपास खोज कर देखने लगे तो सच में एक उल्लू का सड़ा गला शरीर हमें मिला। तारानाथ बोले, अब समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ एक गोला खींच रहा हूँ, आप तीनों उसके अंदर ही रहिएगा, किसी भी हाल में गोले से बाहर नहीं आना है। और किशोरी, तुम मेरी मदद करो। हाँ तारानाथ, मैं तैयार हूँ। किशोरी वैसे ही हिम्मती व्यक्ति है, इसलिए शायद तारानाथ ने उसे चुना था। तारानाथ वहीं आसन बिछाकर बैठ गए, फिर सामने एक स्टार की आकृति बनाई। किशोरी से बोले, मैं मंत्र पढ़ता जाऊंगा और उंगली से निर्दिष्ट करूंगा। मेरे झोले से गंगा जल की बोतल निकाल लो। उस निर्दिष्ट स्थान पर तुम्हें थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालते जाना है जब तक मेरा मंत्र पूरा नहीं हो जाता। मुझे ध्यान से मंत्र पढ़ना है, इसलिए मैं खुद ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें नियुक्त किया है।
इसके बाद तारानाथ बैठकर कुछ अजीबोगरीब मंत्रों का जाप करने लगे। एक जाप समाप्त होता और सितारे में निर्दिष्ट स्थान पर वो उंगली से संकेत करते और किशोरी वहाँ पर गंगा जल डालता। प्रक्रिया कुछ देर चलती रही और तभी अचानक अजीबोगरीब घटना घटी। वट का पेड़ हवा में अचानक तेजी से हिलने लगा, मगर आश्चर्य की बात यह थी कि आसपास के बाकी किसी भी पेड़ में हवा का नामो निशान नहीं था। सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे उसी वट के पेड़ पे आंधी चल रही है। और तभी हमने जो दृश्य देखा उसे देखकर माधव कृष्ण तो लगभग मुझसे सट ही गए थे। बाकी दोनों व्यक्तियों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। हमने देखा पेड़ की सबसे ऊंची डंगाली पर एक स्त्री आकृति खड़ी है। आश्चर्यजनक तौर पर बिना किसी सहारे के वो पूरी तरह संतुलित होकर वहां पर खड़ी है। उसकी दृष्टि हम लोगों की ही तरफ है। और जब मैंने गौर से देखा तो समझ में आया वास्तव में उसकी दृष्टि हम लोगों की तरफ नहीं, अपितु एक टक वो हालदार की तरफ देख रही है। तारानाथ के मंत्रोच्चारण चले ही जा रहे थे। तभी आश्चर्यजनक तौर पर वो पेड़ की डंगालियों से होते हुए नीचे की तरफ आने लगी और अचानक डंगाली के आखिरी छोर पर आकर असंतुलित होकर सीधा जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर जमीन से टकरा गया, मगर आश्चर्यजनक तौर पर उसके नेत्र हालदार से नहीं हटे। वो एक टक हालदार की तरफ देख रही थी। उसके बाद वो उठ खड़ी हुई और अट्टहास कर उठी। कहा था ना तुझसे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे तारानाथ की तरफ बढ़ने लगी। अचानक ही तारानाथ ने किशोरी को भी गोले के अंदर जाने का इशारा किया। किशोरी शायद इसी पल का इंतजार कर रहा था। दौड़कर वो गोले में हमारे पास आकर खड़ा हो गया। फिर तारानाथ बोले, हलदार बाहर आइए। जी मैं? हाँ, आप ही को बाहर आना है। जैसे ही हलदार गोले से बाहर निकले, तारानाथ ने उल्लू की सड़ी गली लाश उनके हाथों में पकड़ा दी और हमारे सामने भी आश्चर्यजनक दृश्य था। वो स्त्री आकृति धीरे धीरे तारानाथ से कुछ दूरी पर आकर रुक गई और फिर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसके हाथ ऐसे फैले हुए थे जैसे वो कुछ मांग रही हो। तारानाथ बोले, जाइए उल्लू की लाश को उसके हाथों में दे दीजिए। हलदार कुछ कांप से उठे। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं, जाइए। हलदार डरते डरते उस ओर बढ़ चले और जैसे ही उन्होंने उस स्त्री के हाथों में उल्लू की लाश दी, आश्चर्यजनक तौर पर वो गायब हो गई। तारानाथ बोले, समय रहते सब कुछ हो गया करके आपकी प्राणों की रक्षा हुई। वास्तव में लक्ष्मी रूपा उस दिव्य शक्ति का वाहन था वो उल्लू, जिसे मारकर आपने उससे अलग कर दिया था। वो उसे ही लेने के लिए तड़प रही थी। इसके बाद हम घर आ गए। हालांकि तारानाथ ने जितने रुपए नियत किए थे वो ले लिए, पर जब हलदार ने अपना
बागान वाला मकान उनके नाम करने की बात कही तो तारानाथ ने साफ इनकार कर दिया। नहीं, वो मेरी मलकियत नहीं हो सकती है, वो आप अपने पास ही रखिए। इसके बाद माधव कृष्ण वहीं रुक गए और मैं, किशोरी और तारानाथ वापस आने लगे। ट्रेन में हमने उनसे पूछा, तारानाथ इतना बड़ा घर आपको मिल रहा था, उसे बेचकर और सारे पैसे आपके पास आ जाते, आपने क्यों मना कर दिया? देखो, मधुर सुंदरी देवी ने मुझे कहा था मेरे पास कभी भी आकूत संपत्ति जायदाद नहीं होगी। हाँ, खर्च के लिए पैसे उपस्थित रहेंगे, जितने मिले हैं इससे काफ़ी समय मेरा अच्छे से चल जाएगा, इससे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। पर अरे वो घर हम लोग को दे देते, किशोरी बोल पड़ा। किशोरी बाबू, अगर मैं ऐसा करता ना तो तुम्हारा बहुत अनिष्ट होता, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि उस घर पर एक बार अलक्ष्मी की दृष्टि लग चुकी है। अब वो घर और जायदाद ज़्यादा समय तक टिकेंगे नहीं। वहाँ पर हिस्सा लेना अपनी किस्मत को बर्बाद करने जैसा है। इसके बाद काफ़ी समय बीत गया, मगर हालदार परिवार की हमें कोई खबर नहीं मिली। एक दिन माधव कृष्ण जी की चिट्ठी आई। तारानाथ ने हमें दिखाते हुए कहा, देखो क्या लिखा है। माधव कृष्ण ने लिखा था, हम लोगों के वहां से लौटने के बाद फिर कोई उत्पात नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक ही रहा। वो काफी समय वहां रहकर चाचा के काम काज में हाथ बटाते रहे। एक दिन अचानक चाचा बोले, माधव, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। वो डॉक्टर लेकर आए, मगर डॉक्टर भी ढंग से इलाज नहीं कर पाए। तब शहर के बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। सीने में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। कुछ दिन इलाज से ठीक हो रहे थे कि अचानक एक रात हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत का कारण मरने से पहले किसी चीज को देखकर अत्यधिक भयभीत होना बताया था।